हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, आपका सीए इंटरमीडिएट में क्या चल रहा था? आपका पेपर नंबर 2 में कंपनी कंपनी लॉ, ठीक है ना? कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी आर इंसिडेंशियल देयर टू, ये चल रहा था। तो हमने इसमें आपको भाई सेक्शन 7 पढ़ाया था। सेक्शन 7 सारा सब कुछ पढ़ा करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझाए थे, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन 8 करेंगे। Formation of a company with charitable objects etc, section 8. The underlying purpose of formation of a company is not always making profit। मतलब कह रहा है कि जो आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी होती है, सबसे पहले समझ लो, सेक्शन 8 कंपनी होती है और किसके लिए होती है? सोशल वेलफेयर के लिए होती है। सोशल वेलफेयर क्या होता है? सोशल वेलफेयर का मतलब लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। मतलब आप जानते हो, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि चैरिटेबल के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। आप भी बना सकते हो, बट आपको क्या करना होगा? किसको संतुष्ट करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब तक ये नहीं सेटिस्फाई हो जाता कि आप रियल में किसके लिए काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए, तब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ही नहीं प्रोवाइड करेगी सेक्शन 8 कंपनी का। क्योंकि अगर आपको भाई ऐसे किसी को लाइसेंस मिल जाएगा तो लोग क्या करेंगे? कहेंगे हमारी कंपनी चैरिटेबल के लिए है, सेक्शन 8 कंपनी है, बट उसके पीछे बिजनेस करेंगे, भाई टैक्स नहीं लगेगा, बहुत सारे इलीगल काम किए जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को जब तक क्या नहीं मिलता, एश्योरेंस नहीं मिलता कि आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के भाई उसमें आती है। अब सेक्शन 8 कंपनी के उसमें आने का मतलब क्या है? मतलब भाई कुछ कैटेगरी बनाई गई है कि आप वो काम करते हो, मतलब डिफाइन किया गया है कि अगर वो काम आप करते हो तो आप सेक्शन 8 के लिए लाइबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो वही है, कह रहा है अंडरलाइन पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज नॉट ऑलवेज मेकिंग। मतलब आप कंपनी बनाते हो तो जरूरी नहीं हमेशा कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही बनाओ, ठीक है। थ्रू ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कि इट में आल्सो चैरिटेबल एंड सोशल ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई जा सकती है। मतलब कि चैरिटेबल एंड सोशल ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई जाती है। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी ओनली प्रॉफिट मोटिव बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ही बनाई जाती हो, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है ना। टू इलस्ट्रेट प्रेम फाउंडेशन, देखो जैसे एक आपको, आप आज के टाइम में सुन रहे होगे बहुत सारी फाउंडेशन चलती हैं, ठीक है ना। अलग अलग नाम से कम फाउंडेशन चलाते हैं भाई। कोई वृद्ध अवस्था, भाई कोई गरीबों के लिए चलाता है, विलेज के लिए, पुअर विलेज के लिए चलाते हैं, अनाथ के लिए चलाते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो उसमें सिन नंबर जैसे कि ये है यू, ठीक है, ये पूरा क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रखा है, ठीक है ना, प्रेम फाउंडेशन का। एंड अजीम लालजी फाउंडेशन, एक ये देखो कंपनी दे रखी है, अजीम लालजी फाउंडेशन कंपनी। हमने बताया था आपको भाई, जो आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यू का मतलब क्या होता है? अनलिस्टेड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको ये कुछ नंबर दे दिए रहेंगे। फिर उसके बाद के ए दिया है, ये एमएच दिया है, मतलब ये महाराष्ट्र में है, ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। तो ऐसे सारा सब कुछ हमने आपको बताया था। अगर आप कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देख ले किसी कंपनी का, तो आप बता सकते हो कि भाई वो कंपनी कहाँ की है। जैसे कि ये के ए, मतलब ये बीच का जो के ए डिजिट है, ये बताता है कि किस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट जो आपका दिया है, किस साल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है ना। ये आपका 5 डिजिट है जो कि वो आपका ऐसे ही है। यू आपकी बताती है अनलिस्टेड कंपनी है, एल बताता है कि आपकी लिस्टेड कंपनी है, ओके। फिर आपके बाद में क्या है? फिर आपका नेक्स्ट ही कैरेक्टरिस्ट पीएलसी क्या है? पीएलसी रिलेवेंट टू द कंपनी क्लासिफिकेशन, पीएलसी फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट एफटीसी। मतलब पीएलसी है तो पब्लिक है, एफटीसी है तो प्राइवेट है। ये देखो पीएलसी लिखा हुआ है, ये देखो पीएलसी लिखा है तो पब्लिक है, एफटीसी लिखा है तो आपकी फॉरेन, अगर आपकी जीओआई लिखा है गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये सारी सब कुछ आपको क्या होना चाहिए? केवल भाई इंफॉर्मेशन, जीके नॉलेज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो,
मतलब ये आपको केवल क्या है, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास जितना नॉलेज रहेगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, भाई पैसे मिलेंगे। ठीक है, सीए में यही काम है कि आपको पास जितना नॉलेज है उतना पैसा है। ठीक है, तो अब ये 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये किस में इनकॉर्पोरेट हुई है, 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है ना, ये एनपीएल लिखा हुआ है, एनपीएल लिया है, लिखा है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, एनपीएल। फिर स्टूडेंट आर एडवाइज टू मेक नोट दैट फिफ्थ डाटा सेक्शन ऑफ बोथ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन कंप्राइजेस एनपीएल सिग्निफाई द नॉन प्रॉफिट, ये हमने पहले ही बता दिया। जो आपका क्या लिखा है, एनपीएल है, जो कि उसके पहले पीएलसी एफसीएल ऐसे लिख करके आता था ना। पीएलसी पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए अलग आता है, फॉरेन कंपनी के लिए अलग होता है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग होता है। ये सारा अभी हमने बताया था ना, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और एनपीएल किसके लिए होता है, नॉन फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी के लिए होता है। तो ये देखो आपको इसके कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर में एनपीएल सब में लिखा हुआ है, ये देखो एनपीएल मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए लाइसेंस कंपनी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी। सच कंपनीज आर लिस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 कंपनी, हमने अभी बताया था। अगर आपको क्या करना है, तो चैरिटेबल कंपनी मतलब जो भी है, आपको सोशल वेलफेयर के लिए कोई कंपनी बनानी है, सेक्शन 8 कंपनी, तो किससे लाइसेंस आपको मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब तक आपके ऊपर एश्योरेंस नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि आप किस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो, तब तक वो लाइसेंस आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है ना, अब द कंपनीज एक्ट 30 रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 एंड अप्लीकेबल रूल देयर टू एंड डिस्क्राइब बिलो। आपको क्या है, सेक्शन 8 कंपनी में बहुत सारे प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, चलो नोट देख लो। द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 डेलीगेट टू द, अब ये पावर किसको डेलीगेट कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आरओसी को। ठीक है ना, आरओसी टू द एक्सटेंट ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, जो कि हमने सबसेक्शन 1 ऊपर पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद आपका सबसेक्शन 1 clause 1 of subsection 4 extend to the alteration of memorandum clause of conversion into another kind of company, subsection 5 regional director to the extent of for the purpose and for the purpose of the clause 1 subsection 4 for alteration of memorandum in case of conversion into another kind of company, subsection 6। ठीक है, ये आपके लिए केवल ऐसे नॉलेज के लिए है। चलो, who can issue and get the लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 कंपनी। अब कह रहा है कौन आपको इशू करेगा लाइसेंस, किसके लिए, अंडर सेक्शन 8 कंपनी के लिए। एज पर सेक्शन 8 द सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी इन द बेहाफ ऑफ ग्रांट, मतलब किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरओसी आपको लाइसेंस क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में सच एज लाइसेंस इफ इट प्रोवाइडेड टू द सर्टिफिकेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है यदि उसको क्या हो जाता है, सर्टिफिकेशन, मतलब सर्टिफिकेशन क्या हो जाता है, अच्छे से वो सेटिस्फाई हो जाती है ना, सर्टिफिकेशन हो जाता है उसको, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ग्रांट सच अ license if it is provided to the satisfaction that a person or an association of a person proposed to be registered। हाँ बेटा, तो आपको समझ में आया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी इन इट्स बिहाफ में ग्रांट सच लाइसेंस इट प्रोवाइडेड टू सेटिस्फैक्शन दैट पर्सन आर एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन प्रपोज टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज ए लिमिटेड कंपनी। मतलब कि अगर क्या होता है, आरओसी को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, भाई उस सारा सब कुछ, तो आपको क्या मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, मतलब ऑब्जेक्ट अभी हमने बताया ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियंस, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, आर एनी अदर
सच ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप क्या करते हो, कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, आर्ट को प्रमोट कर रहे हो, या फिर साइंस को, या फिर स्पोर्ट को, या फिर एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर। आप कहोगे सर हम भी तो एजुकेशन पे काम करते हैं। एजुकेशन मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब कि जितनी पब्लिक है उन सारी पब्लिक को आप क्या कर रहे हो, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तब आपको क्या बता कहा जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। तो ये सारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके कंपनी का, ठीक है। उसके आगे क्या है देखो, कह रहा इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी आर अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब कि आपकी जो इनकम होगी, इनकम जो जनरेट होगी भाई, आप मान लो क्या कर रहे हो, एक कोई फाउंडेशन चला रहे हो, उससे आपको नॉमिनल इनकम एराइज होगी, ठीक है ना। जो नॉमिनल इनकम एराइज होगी उस इनकम का आप क्या करोगे, उस इनकम का आप उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप भाई फाउंडेशन चला दिए हो बच्चों के भाई मतलब सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है ना, या फिर वृद्धावस्था के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, वहां से जो भी पैसा अर्न कर रहे हो, नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है, ठीक है ना। तो जो भी नॉमिनल फीस चार्ज की जा रही है उस इनकम को आप अपनी इनकम अपने पॉकेट में एज अ डिविडेंड नहीं रखोगे, ठीक है ना। कंपनी में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं उनको, ठीक है। आप क्या नहीं करोगे, उसे उस इनकम को आप अपने घर नहीं ले जाओगे, उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे, ठीक है। गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हो तो भाई जो इनकम जनरेट हो रही है और ज्यादा बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है ना। अपनी जो भी है प्लेस है उस प्लेस में खर्च कर दो, कि मतलब जैसे आप रेंट पे लोगे तो रेंट पे लगा दो, वहां पे जो भी चीजें हैं बच्चों को और भी सारी चीजें प्रोवाइड करने में खर्च कर दो, ठीक है ना। अगर एजुकेशन पे काम कर रहे हो आप तो, लेकिन आप उसे अपने घर नहीं ले जा सकते हो, ठीक है ना। चलो, इसीलिए क्या होता है, आपको सेकेंड ग्रुप में क्या पढ़ाया जाएगा, ऑडिट। ऑडिट की जाती है प्रॉपर तरीके से। 1 रुपए अगर आपके फाउंडेशन में आया है तो उस 1 रुपए का प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, कि इस पर्सन के द्वारा आपको मिला है और ये 1 रुपए का आपने कहाँ यूज किया है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ऑडिटर को, ठीक है ना। चलो, अब आगे क्या है, इंटेंट्स टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। वही चीज जो हमने बता दिया कि मतलब आप एज ए डिविडेंड अपने घर नहीं ले जाओगे पैसे को, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब लॉ मना करता है कि आप इस पैसे को अपने घर नहीं ले जाओगे, या फिर जैसे मेंबर को डिविडेंड के रूप में पैसा मिलता है तो एज ए डिविडेंड, तो डिविडेंड सेक्शन 8 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोहिबिट है, ठीक है ना। ओके, चलो, नोट में क्या लिखा है, द वर्ड पर्सन अपियर्स टू अलाउ इवन सिंगल पर्सन टू फॉर्म अ कंपनी फॉर द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड। मतलब कोई भी पर्सन, चाहे एक सिंगल पर्सन, कंपनी को फॉर्म कर सकता है, बट ऑब्जेक्ट जो ऊपर बताया गया है उस ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। हाउ एवर, एज डिस्कस्ड अर्लियर, आल्सो अंडर हेडिंग ओपीसी, जो कि एपीसी के ओपीसी के द्वारा रूल 3(5) ऑफ द कंपनीज रूल 2014 प्रोहिबिट द ओपीसी टू इनकॉर्पोरेट और कन्वर्ट इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी। मतलब कि ओपीसी टू बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी